बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इमरान खान ने अब एक नई दो तह वाली या दो पहलू वाली दो जहती साजिश शुरू की है और इसका इशारा भी दे दिया है, लेकिन क्या ये दो पहलू वाली साजिश कामयाब होगी? और ये जो जीएसपी के हवाले से जो ख़त लिखा गया है यूरोपीय यूनियन को पीटीआई की तरफ से ऑनलाइन पिटीशंस की सूरत में, और ये एक भोंडी सी तरदीद भी पीटीआई ने की है, इसका ताल्लुक भी इसी साजिश से है। और फिर तीसरा ये है कि गंडापुर साहब जो हैं वो डंडापुर वालों के नरगे में आ गए हैं और उसका नतीजा क्या निकलेगा और क्या कुछ निकला है। और फिर ये कि कुछ इस तरह की इतलाआत हैं कि जजेज़ जिन्होंने आइन और कानून को पामाल करके पाकिस्तान से कमिटमेंट को ख़त्म करके सिर्फ इमरान खान से वफादारी निभाने का फ़ैसला कर रखा है, उनके बारे में भी आने वाले वक्तों में कोई अच्छी ख़बरें नहीं हैं। तो ये हमारे मेन मौज़ूआत है। इसके अलावा धांधली का भी जिक्र होगा कि धांधली में असल में हुआ क्या था। तो नाज़रीन, सर फ़हरिस्त इमरान खान कल अखबार रवीसों के सामने आया केस की समाअत के दौरान जेल के अंदर ही। तो उस मौके पर उसने एक बात की, कहा कि मुल्क श्रीलंका बनने जा रहा है। ये बात उसने 1.5-2 साल पहले भी की थी, बल्कि की क्या थी, पूरी एक कैंपेन चलाई थी पीटीआई ने, पूरी पीटीआई ने बतौर जमात, जिसमें शेख रशीद भी शामिल था। और इमरान खान के हर दूसरे दिन यही बयान होता था कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला है, खाना जंगी होगी, बगावत होगी, अनारकी होगी। वही बात इसने फिर दोहराई है, लेकिन ये बात सिर्फ दोहराने वाली नहीं है, इसके पीछे कुछ और भी है। इमरान खान ने अपने बयान में कहा कि महंगाई बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी तो आम सड़कों पर निकलेंगे और सड़कों पर निकलेंगे तो अनारकी फैलेगी और मुल्क श्रीलंका बन जाएगा। बज़ाहिर ये शेख चिल्ली वाला ख्वाब है, लेकिन इसके पीछे एक हिकमत अमली है। ज़ाहिर है कि महंगाई ने बढ़ना है। IMF के साथ जो मुआहदा हुआ है उसके नतीजे में महंगाई बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी तो अवाम सड़कों पर आ सकते हैं। ये एक इम्कानी मफरूज़ा है, लेकिन क्या वो सड़कों पर आएंगे? और इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि महंगाई को बढ़ाने के लिए इमरान खान ने एक साजिश और भी तैयार की है, और वो ये है कि यूरोपीय यूनियन को पिटीशंस सबमिट की जा रही हैं ऑनलाइन, जिसमें कुशंदाना नामी खातून सर फहरिस्त है। और ये वो खातून है जो पाकिस्तान से दुश्मनी के लिए मशहूर है। पाकिस्तान के ख़ात्मे के बारे में इसके कई बयानात ऑन द रिकॉर्ड हैं, और इसके अलावा ये 9 मई में भी मुलव्वस थे, लेकिन जजों की मेहरबानी से इसको अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया जा सका। पकड़ी गई थी, रिहा कर दी गई, और ताहयात ज़मानत एक किस्म की इसको ताहयात मतलब कि अमली तौर पर ताहयात ज़मानत को दे दी गई, और जिसकी वजह से ये खुली फिर रही है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मसलसल सरगर्म है। कोई इस बंदी गुस्ताख को पकड़ने वाला नहीं नज़र आता। असल में जो तरक्की पजीर मुल्क होते हैं, यूरोपीय यूनियन ने अपने कवायद उनके लिए एक नरम किए हुए हैं, और उस को कहा जाता है कि जनरलाइज्ड स्कीम फॉर प्रेफरेंसेस। मतलब ये एक तरक्की पजीर मुल्कों के लिए उनको तरजीह देने के लिए कुछ रियायतें उनको दी गई हैं, यानी वो मेरिट पर अगरचे उन पर टैक्स लगने चाहिए, लेकिन उनको कुछ खुसूसी रियायत देकर टैक्स कम किए जाते हैं, मराहत कम की जाती है, और पाकिस्तान भी इस सहूलत से फ़ायदा उठाता है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के यूरोपीय मुल्कों को जो बरामदात हैं उनमें सबसे ज़्यादा हिस्सा टेक्सटाइल्स का है। और अगर ये फ़र्ज़ कीजिए बफ़र्ज़ महाल ये पाबंदी लग जाती है, यानी पाकिस्तान को इस खसूसी हैसियत से महरूम कर दिया जाता है, तो ये पाकिस्तान की टेक्सटाइल की बरामदात ख़त्म हो जाएंगी, मुतासर होंगी। पाकिस्तान की मईशत को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचेगा, और ख़ास तौर पर फैसलाबाद के हज़ारों नहीं लाखों मज़दूर और मुलाजम इस पाबंदी से मुतासर होंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो ये इन्होंने साजिश की है। अब इस ऑनलाइन पिटीशंस को वो कंसीडर करते हैं या नहीं करते, ये तो अभी नहीं पता, लेकिन ये तय है कि इसका अंजाम भी वही होगा जो इन्होंने IMF को ख़त लिखा था। उस ख़त के जवाब में IMF ने एक जूता रसीद किया था इमरान खान के मुंह पर। अब दूसरा जूता इसको यूरोपीय यूनियन ने मारना है, क्योंकि इस तरह की पिटीशन की बुनियाद पर कोई फ़ैसला कोई इदारा करेगा, इसलिए कि इस पिटीशन की बुनियाद ये बनाई गई है कि चूँकि इमरान खान को जेल में मतलूबा सहूलतें नहीं हैं, भाई 8 कमरे तोड़कर उसे एक बंगला बनाकर दिया गया है, जिसमें जिम खाना भी है, जिसमें बावर्ची खाना किचन भी है, 15 मुलाजम इसकी मुट्ठी चापी करते हैं, हर तरह के खाने की, हर तरह के
टीवी चैनल्स, अखबारात, मुलाकातें वगैरह हर चीज़ इसको मुयस्सर है। अब मुलाकातें सिक्योरिटी रीज़न की वजह से सिर्फ इसकी नहीं बल्कि पूरे अडियाला जेल के कैदियों पर लगी हैं। तो क्या यूरोपीय यूनियन में कैदियों को 8-8 कमरे तोड़कर एक बंगला बनाकर दिया जाता है, एक रेस्ट हाउस। अमलन इमरान खान इस वक्त एक रेस्ट हाउस में मुकीम है, एक लग्जूरियस किस्म का रेस्ट हाउस में, जिसमें दुनिया जहान की अय्याशी का सामान इसे मुयस्सर है। और इसी की बुनियाद पर ये कुछ सहाफ़ी फिर हमें बताया करते हैं कि इमरान खान जेल में परेशान नहीं है। फिज़िकली तो ज़ाहिर है उसके लिए परेशान होने का कोई मौका नहीं है, ज़ाहिर है उसे हर सहूलत मुयस्सर है, गप्पे मारने के लिए लोग मुयस्सर हैं, वकीलों से मुलाकातें हैं जिन पर अब पाबंदी यानी अब उनको कुछ लिमिटेड किया गया है। खाने पीने का सामान, मुट्ठी चापी का सामान, नशे का सामान, मेडिसिन, ड्रग की सूरत में डॉक्टरों के नुस्खे पर इसको दिया जाता है, हर चीज़ मुयस्सर है। लेकिन ज़हनी तौर पर वो डेस्परेट है और बहुत ज़्यादा डेस्परेट है। और ये जो साजिश है अनारकी वाली, इसका जो दूसरा पहलू है वो काबिल गौर है। ये एक पहलू तो ये है ना कि यूरोपीय यूनियन भी पाबंदी लगा देगी, पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी और अवाम सड़कों पर निकल आएंगे और उठाकर मुझे अडियाला जेल तोड़कर बाहर लेकर आएंगे और हुकूमत की गद्दी पर बिठा देंगे। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि एक पीटीआई ने इमरान खान की ज़ाहिर उसकी हिदायत पर, उसके हुक्म पर एक मुतबादल हिकमत अमली का फ़ैसला कर लिया है, जिसको अभी अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन 1-1.5-2-2.5 महीने के बाद उसको अनाउंस किया जाएगा। और वो फ़ैसला वही होगा जो इससे पहले भी इमरान खान कर चुका है जब इसकी हुकूमत ख़त्म की गई थी, यानी कि हमें असम्बलियों की ये धांधली ज़दा असम्बलियों की ये सीटें नहीं चाहिए, हम असम्बली से बाहर जा रहे हैं, यानी कि इस्तीफ़े कौमी असम्बली से भी और सूबाई असम्बलियों से भी। ये है वो पॉइंट जिस पर इमरान खान को यकीन है कि अनारकी फैलेगी। अनारकी कैसे फैलेगी? कौमी असम्बली में 90 सीटें हैं इनकी या 89 हैं, क्योंकि एक सीट तो कल परसों ही वो काफ लीग वाले ले गए, बाकी उसमें वो उनका जो मेंबर था वो शामिल हो गया इसमें। और 89 या 88 सीटें हैं कौमी असम्बली में। पंजाब असम्बली में इनकी तकरीबन 100 सीटें हैं या 100 से कुछ ऊपर हैं, वल्लाह आलम अभी मुझे सही याद नहीं है। और इसी तरह पख्तूनख्वा में इनकी 90 से ज़्यादा सीटें हैं, 92-93 सीटें या गालिबन। तो ये सब सीटों से जब इस्तीफ़े देंगे तो एक बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा। थ्योरेटिकली तो ये बिल्कुल सही बात है, जब इतनी ज़्यादा अरकान असम्बली इस्तीफ़ा देंगे तो बहरान तो पैदा होगा। लेकिन इमरान खान को ये पता नहीं है, इमरान खान की अक्ल और जहन की बसात इतनी है कि वो एक सरसरी फ़ैसला करके उसका सरसरी नतीजा निकाल कर बैठ जाता है कि इस नतीजे में ये हो जाएगा। और इसकी मैं 2-3 मिसालें भी पेश करता हूँ। पहले वो मिसालें सुन लीजिए, फिर इसकी इस मफरूज़े की बात करते हैं। मसलन इसने ये फ़ैसला किया था कि कासिम सूरी ये तहरीक अदम एतमाद को रद्द कर दे तो किस्सा पाक हो जाएगा। और इसकी बुनियाद पर इसने पीटीआई वालों को अपने इजलास में ये यकीन दिलाया था, जो ऑन एयर नशर हुआ था, कि जनाब कल मैं ऐसा कार्ड खेलने वाला हूँ कि ये तहरीक अदम एतमाद का किस्सा मुस्तक़िलन ख़त्म हो जाएगा, इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। यानी इसकी ज़हनी बसात ये है कि इसको ये अंदाज़ा ही नहीं था कि तहरीक अदम एतमाद जब पेश हो जाती है तो फिर उस पर वोटिंग कराए बगैर कोई चारा नहीं, वोटिंग के बगैर वो नहीं टल सकती। लेकिन इसने ये सोचा कि इस तरह के रौंद मारने से मुझे नतीजा मिल जाएगा। फिर इसने बाजवा के कहने पर और शहबाज शरीफ के कहने पर एक लॉन्ग मार्च किया ताकि जनरल आसिम मुनीर की तकर्री रोक दी जाए। ये भी इतना पुरयकीन था। आपको याद मैं कराना चाहता हूँ कि इसने क्या कहा था। इसने कहा था कि लिख लो, मैं आसिम मुनीर को आर्मी चीफ नहीं बनने दूंगा और मैं नवाज शरीफ को उसकी मर्ज़ी का आर्मी चीफ नहीं लगाने दूंगा, ये मुमकिन नहीं है, ये लिख लो मेरी बात। और इस यकीन की बुनियाद पर इसने लॉन्ग मार्च किया। शहबाज शरीफ की सहूलतकारी भी थी और बाजवा की सहूलतकारी भी थी, लेकिन इसको किसी ने बताया नहीं कि लॉन्ग मार्चेस से इस तरह की तकरीरें नहीं रोकी जा सकती। इस तरह फिर इसने पंजाब असम्बली तोड़ने का फैसला किया कि अब तो ये काम ख़त्म हो जाएगा मेरे मुखालफों का, और यानी ये हालात इनके काबू से बाहर हो जाएंगे। और ये वो बात अकेले इमरान खान ने नहीं की, टीवी पर बैठे हुए इनके दानश्वरों ने 1000 मरतबा अपने प्रोग्रामों में ये बात की कि अब पंजाब असम्बली टूटने के बाद तो बाजी इमरान खान ने जीत ली है, अब तो किस्सा ही पाक हो गया इमरान खान के मुखालफों का। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला?
तो अब दूसरी बहुत सारी मिसालों को छोड़ते हुए हम ये देखते हैं कि इस वक्त क्या होगा, क्या ये इतने ज़्यादा अरकान असम्बली इस्तीफ़ा दे देंगे। तो अर्ज़ ये है कि इस वक्त पार्टी की पॉलिसी पर अमल करना किसी PTI के हामी रुकन के लिए लाजमी नहीं है। जब इस्तीफ़े देने का हुक्म आएगा तो उन पर पार्टी का कानून लागू नहीं होगा, जिसे फ्लोर क्रॉसिंग कहते हैं ना, कि जनाब इसने पार्टी की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा इसको हम पार्टी से निकाल रहे हैं, इसे डिसीट कर दिया जाए, इसे नाअहल करार दे दिया जाए। तो वो अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि PTI तो बतौर पार्टी मौजूद ही नहीं है। और जिस तहरीक में इन्होंने शमूलियत इख्तियार की है, सुन्नी इत्तेहाद तहरीक कौंसिल वगैरह जो भी इसका नाम है, तो वो अगरचे सियासी पार्टी है इलेक्शन कमीशन के रजिस्टर में, लेकिन वो कौमी असम्बली में और पार्लियामेंट में बतौर सियासी जमात मौजूद नहीं है, इसलिए कि उसका जो सरबराह है वो आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुआ था, वो अपनी पार्टी के टिकट पर मुंतखब नहीं हुआ था। और पार्लियामेंट में सिर्फ उसी पार्लिमानी पार्टी का वजूद माना जाता है जो इलेक्शन, जिसका कोई आदमी उस पार्टी के टिकट पर इलेक्शन में मुंतखब हुआ हो, 1 हो या 2 हो या 100 हो, ऐसा नहीं है। इन अरकान पर इमरान खान की हदायत बाउंड नहीं होगी, यानी टेक्निकली कोई आदमी अगर वो चाहता है कि वो इस्तीफ़ा ना दे, लेकिन वो इस डर से इस्तीफ़ा दे रहा है कि अगर इस्तीफ़ा ना दिया तो डिसीट हो जाऊंगा और ये भी मसला हो जाएगा और वो भी मसला हो जाएगा, ऐसा उसके साथ कुछ नहीं होने वाला। और वैसे भी 1, 2, 2.5, 3 महीने के बाद हालात पर जो इस वक्त असरअंदाज होने की इमरान खान की सलाहियत है, वो जो मुसलसल डिम हो रही है, वो मज़ीद डिम होते होते तकरीबन कलअदम हो जाएगी, तकरीबन ना होने के बराबर रह जाएगी। उस वक्त क्या सूरत हाल होगी, कितने लोग इस्तीफ़ा देंगे, कितने लोग इस्तीफ़ा नहीं देंगे, और जो फिर इस्तीफ़ा देंगे उनकी तादाद ज़ाहिर है कि जितनी भी होगी, तो हुकूमत के पास इसकी मुतबादिल हिकमत अमली मौजूद है। हुकूमत के पास ऐसी कानूनी गुंजाइशें मौजूद हैं कि वो इन अरकान की, पहली बात तो यह है कि इनमें से बहुत सारे अरकान तो इस्तीफ़ा ही नहीं देंगे, और जो इस्तीफ़ा देंगे उनमें से कुछ के इस्तीफ़े रोक लिए जाएंगे और वो स्पीकर के पास पेश होकर उन्हें अपने इस्तीफ़े की जब वजाहत करनी होगी तो कुछ उस मौके पर झड़ जाएंगे, और बाकी जो होंगे उन पर हुकूमत मरहला वार इलेक्शन करा देगी, उसके पास गुंजाइश मौजूद है। और उस सूरत में फिर इमरान खान के पास क्या रह जाएगा, इमरान खान का खाता साफ़ हो जाएगा। यही वजह है कि पार्टी के अंदर अभी तक इस फैसले को तायीद हासिल नहीं हो सकी। फैसला अभी तक, यानी वो है तो फैसला, यानी फैसला हो गया है कि ये काम करना है, लेकिन पार्टी के अंदर अदम इत्मीनान है कि हमें ये कार्ड खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए। इस पर बहस हो रही है पार्टी के अंदरूनी हलकों में, और ये 1-2 दिन में ये चीज़ें बाहर आने वाली हैं। और ये इमरान खान का वो नक्शा है जिसको हम कहते हैं कि अनारकी फैलेगी। 2 साल से ये अनारकी के ख्वाब ही नहीं देख रहे, बल्कि अनारकी फैलाने के लिए इन्होंने हर मुमकिन इकदाम किया है। वो कोई पत्थर ऐसा नहीं था जिसको हटाया जाना ज़रूरी हो और इसको हटाने की कोशिश ना की हो, लेकिन इनके हिस्से में कुछ भी नहीं आया। और पाकिस्तान में इस्तेहकाम का दर्जा बड़ा है, कम नहीं हुआ है, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, इसलिए कि मूडीज़ ने परसों तरसों ही पाकिस्तान की रेटिंग माइनस से नेगेटिव से पॉजिटिव कर दिया है। और ये पॉजिटिव तभी होती है जब वो ये देखे कि यहाँ सरमायाकारी के लिए हालात में मतलूबा इस्तेहकाम मौजूद है कि नहीं मौजूद है। सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में है, और माशी इस्तेहकाम जो है वो ज़ाहिर है कि मईशत की सूरत हाल बुरी है, लेकिन इस बुरी सूरत हाल में मज़ीद गिरावट नहीं हो रही, बल्कि ये अपनी जगह पर स्टैटिक हो गई है। और इसमें इम्प्रूवमेंट के इम्कानात चाहे 6 महीने बाद सही मौजूद हैं, और इसके गिरने के खदशात वो ना होने के बराबर हैं। चुनाचे माशी और सियासी दोनों हवालों से इमरान खान की आरजू पूरा होने का कोई इम्कान नहीं है। नाज़रीन, गंडापुर जो कल तक कहता था कि मैं वज़ीर-ए-आज़म से इसलिए नहीं मिल सकता कि वो जाली है, वो मैंडेट चोरी करके आया है, कल ना सिर्फ वो शहबाज शरीफ से मिला, बल्कि बाहर आकर उसने ये कहा कि हम मुल्की फ़ायदे के लिए मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। ये बहुत बड़ी बात है, जिसके गंडापुर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनकर PTI वालों को पहले तो यकीन ही नहीं आया, फिर बाद में वो उसकी तावीलें करते रहे। और ना सिर्फ ये है कि वो जाली वज़ीर-ए-आज़म से मिला, मुलाकात की, दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू की,
और कुछ मुतालबात मनवा लिए, कुछ मुतालबात मनवाने की या ज़ेर गौर लाने की यकीन दहानी हासिल की। न सिर्फ ये बल्कि जाली हुकूमत के जाली वज़ीर आसन इकबाल के साथ मिलकर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अखबार नवीसों के सामने खड़े होकर जवाब दिया और यूं लगा जैसे कि गंडापुर के मामलात हुकूमत से सेट हो गए। और मैंने, आपको याद होगा, एक प्रोग्राम में कहा था कि गंडापुर को वज़ारत आला लॉटरी में मिली है, इसको पता ही नहीं था कि मुझे वज़ीर आला बनाया जाएगा, और अब इसको चस्का लग गया है 3-4 दिनों में कि वज़ारत आला होती क्या है। जब ऐसी छोटी सतह के, ऐसी छोटी जहनीत के आदमी को इतने बड़े मनसब पर बिठा दिया जाए तो उसे पहले तो यकीन ही नहीं आता कि ये हुआ क्या है। फिर जब उसे पता चलता है कि इसका मतलब क्या है तो फिर वो उसे छोड़ने पर तैयार नहीं होता किसी भी कीमत पर। और अगर कोई सीजनड सियासतदान हो और वो उसे वज़ारत आला छोड़नी पड़ जाए तो वो उसको सियासत के खेल का एक मामूल का हिस्सा समझकर 1 मिनट नहीं लगाएगा और वो इस्तीफ़ा दे देगा। तो गंडापुर जो है, एक तो उसकी ये मजबूरी होगी कि अब वो वज़ारत आला छोड़ना नहीं चाहता, वो अब डबल गेम करेगा और अपनी वज़ारत आला बचाएगा। दूसरा ये है कि उसे डंडापुर वालों ने घेर लिया है और इसके खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन में पिटीशन आई है कि इसने अपने असासे छुपाए हैं, वो एक ऐसा केस है जिसने गंडापुर के हवास गुम कर दिए हैं कि अब अगर वो इलेक्शन कमीशनर चाहे, मुझे नहीं पता इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला करेगा, कुछ ढील भी दी जा सकती है। ऊपर की सतह पर जो सियासत होती है वो अक्सर औकात उसकी प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती, कुछ भी नतीजा निकल सकता है। जैसे कि पाबंदी तो लगी मुलाकातों पर, लेकिन शहबाज शरीफ ने मुदाखलत करके गंडापुर को इजाज़त दे दी कि वो अपने मुहात्मा से जाकर मिल ले। ये एक ऐसी बात है जो लोगों को पसंद नहीं आई कि जब आपने पाबंदी लगाई है तो पाबंदी फिर उसको रखें, उसको नरम क्यों करते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ऊपर की सतह पर फैसले अक्सर औकात समझ में नहीं आया करते। तो अब अगर इलेक्शन कमीशन इसको चाहे तो इसको नाअहल करार दे सकता है, ये डी सीट हो जाएगा, वज़ारत आला भी जाएगी, इसकी असम्बली की रुकनीत भी जाएगी। तो डंडापुर वालों ने जो घेरा है तो इसके ज़हन में ये बात भी है, अब ये डबल गेम जो इसकी है, ये इसमें ज़्यादा इंटेंसिटी आएगी और ये ज़्यादा चालाकी से, ज़्यादा होशियारी से स्मार्ट बनकर दोनों तरफ खुश रखने की कोशिश करेगा। इमरान खान को ये बताएगा कि मैं तो आपका वफादार हूँ और फ़लाँ फ़लाँ मसला है, और फिर इधर जाकर इक़्तिदार वालों को, यानी सिर्फ शहबाज शरीफ को नहीं बल्कि दूसरे लोगों को भी ये यकीन दिला रहा है कि मेरी तरफ से अच्छा बच्चा होने की ज़मानत कबूल फरमाए, मैं अच्छा बच्चा बनकर रहूँगा, मैं खेल में गंद नहीं डालूँगा। अब देखें कहाँ ये ऐलान कि ये जाली और चोरी करने वाले मैंडेट वालों से मेरी मुलाकात होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और कहाँ इसने खुद दरख्वास्त भेजी जाली वज़ीर आज़म को कि मुझे मुलाकात का मौका दें। तो नाज़रीन, गंडापुर के तमाशे अभी चलेंगे। तो इसके अलावा कल फैसलाबाद के हल्का नंबर 100 में सूबाई असम्बली में दोबारा गिनती और वहाँ मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार जीत गया। फैसलाबाद के तमाम हल्कों में धांधली की तहकीकात की जाएँ तो नतीजा सारे का सारा उलट जाएगा, और पता नहीं अब हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग इस बारे में संजीदा क्यों नहीं है। हकीकत ये है कि धांधली हर जगह पीटीआई ने की है, और ये दुनिया की तारीख में एक अनोखा माजरा ज़रूर है, इसलिए कि धांधली अपोजिशन के बस का रोग नहीं हुआ करती। तो फिर ये इसने कैसे धांधली की, तो उसका जवाब बड़ा सिंपल है कि 22 साल के तजर्बे में और फिर जो 3.5 साल इमरान खान की बराह रास्त हुकूमत रही, बिला मुबालगा इंतखाबी अमले में जिसकी तरफ तवज्जो ही नहीं गई, लोगों की नज़र ही नहीं गई, इंतखाबी अमले में ख़ास तौर पर जो महकमा तालीम से आए थे और ब्यूरोक्रेसी में भी 90% RO हज़रात PTI के कमिटेड वर्कर्स की तरह काम कर रहे थे, और उनकी मदद से धांधली हुई। और पख्तूनख्वा में तो खैर अंधेरी मच गया, लेकिन पंजाब में भी, जैसा कि मेरा बार बार का इसरार है और उस इसरार की वजह कुछ चीज़ें हैं जो मुझे मिली हैं, वो ये है कि पंजाब में कम से कम 15 कौमी असम्बली की सीटें ऐसी हैं जहां PTI वाज़े मार्जिन से हारी थी, लेकिन RO हज़रात ने उनको वहां PTI को जितवा दिया। और ये एक बात एक डॉक्ट्रिन के तौर पर मान ली गई कि जनाब फैसलाबाद में तो मुस्लिम लीग का सफाया हो गया है, लेकिन फैसलाबाद में 2 हल्कों की गिनती हुई है और दोनों में मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार कामयाब हुआ है और PTI का उम्मीदवार हार गया है, इंतखाबी नतीजा पलट गया है। कौमी असम्बली का एक हल्का है उनमें जिस पर स्टे आर्डर है,
अदालत ने स्टे ऑर्डर दे दिया। ज़ाहिर है अगर वहाँ मामला उलट होता तो अदालत उस पर स्टे ऑर्डर ना देती, लेकिन चूँकि मामला पीटीआई के उम्मीदवार का था इसलिए इमरान डूज जजेज़ ने उस पर स्टे ऑर्डर दे रखा है। तो ये फैसलाबाद की हकीकत है कि अगर वहाँ दोबारा गिनती कराई जाए और धांधलियों की शिकायत का जायज़ा लिया जाए, असल में पीटीआई की वारदात क्या है? पीटीआई की वारदात कोई ऐसी सुपर जीनियस नहीं है, बल्कि उसने अखलाकी गिरावट की इंतहा करते हुए एक हथियार को कामयाबी से चलाया है। वो हथियार क्या है कि पेशावर चोरों की टोलियां बाज़ारों में नौसरबाजों की मौजूद होती हैं और वो दुकानदारों को धोखा देकर सामान चुरा कर ले जाते हैं और दुकानदार को बाद में पता चलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है और ऐसा होने के वाक़यात रिकॉर्ड पर हैं, उनकी वीडियोज़ भी मौजूद हैं कि जैसे ही इस ग्रोह की औरतों को, जब मर्दों को भी, मर्द भी शामिल होते हैं, ज़्यादातर इनको औरतों को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसके नतीजे में उन्हें फ़ायदे होते हैं। और वो क्या फ़ायदा होता है? वो ये होता है कि जैसे ही दुकानदार उन औरतों को पकड़ता है और चोर चोर की सदा लगाता है, अगले ही सेकंड वो औरतें अपने कपड़े फाड़ कर रोना शुरू कर देती हैं। और दुकानदार की चोर चोर की सदा तो किसी ने सुनी या नहीं सुनी, लेकिन इनकी दुहाई कि हमारे कपड़े फाड़ दिए, हमारे साथ ये हो गया, वो सारा बाज़ार सुनता है और सारा बाज़ार इकट्ठा हो जाता है और उल्टा दुकानदार को लान तान करना शुरू कर देता है कि अगर इनकी कोई हरकत तुम्हें पसंद नहीं आई थी तो पुलिस को बुला लेते, कपड़े फाड़ने की क्या ज़रूरत थी, ये तुमने जुर्म किया है। तो वो दुकानदार जो है वो हक्का बक्का खड़ा होकर देखता रह जाता है कि मैंने क्या किया, मैंने तो इनको हाथ भी नहीं लगाया, मैंने तो इनको उल्टा, ये चोर तो ये थी, चोरी इन्होंने की, मैंने चोरी पकड़ी तो उन्होंने कपड़े फाड़ लिए। अब वो लोगों को सफाइयाँ दे रहा है, कोई आदमी उसकी सफाई को मान रहा है, कोई आदमी उसकी सफाई को नहीं मार रहा। ये प्रैक्टिस काफ़ी अरसे से चलती रही कामयाबी के साथ। तो फिर अब लोगों को अंदाज़ा हो गया कि ये तो मामला ये है, उलट मामला है, असल मामला तो कुछ और है। तो फिर उनकी ये वारदात अब थम गई है। अब उस तरह की वारदातें कम होती हैं कि चोरी करने के बाद खुद ही कपड़े फाड़ कर सड़क पर आ जाएं। तो ये पीटीआई ने यही किया, यानी 2024 के इलेक्शन में इसने धांधला किया। पख्तूनख्वा में तो तबाही फेर दी धांधली की, और पंजाब में भी जहाँ जहाँ इनके मेजॉरिटी वाला मामला, इनका दाव चला धांधली की। और धांधली करने के फ़ौरन बाद ही इन्होंने वो कपड़े फाड़ने वाला सीन शुरू कर दिया कि हमारे साथ धांधला हो गया और हमारी 90 सीटें या 80 सीटें या 100 सीटें छीन ली गई। और इतना शोर मचाया कि पूरी दुनिया की तवज्जो इनके इस शोर पर हो गई कि धांधली इनके साथ हुई है, कपड़े इनके फाड़े गए हैं। ये कोई नहीं जानने की कोशिश कर रहा कि इन्होंने अपने कपड़े खुद ही फाड़े और धांधली भी इन्होंने की है। तो ये गेम कब तक चलेगी? पहले कहते थे कि 4 हल्के खोल लो, अब कहते हैं कि 10 हल्के खोलो। 10 हल्के नहीं भाई, 100 हल्के खोलने की ज़रूरत है। और फिर पता चल जाएगा कि पीटीआई ने कितनी सीटों पर इलेक्शन जीता और कितनी सीटों पर इसने धांधली की और फिर खुद ही कपड़े फाड़कर बाज़ारों में निकल आए। तो ये इनका धांधले का इशू है। और फैसलाबाद की इस सीट, इससे पहले 3, 4, 5 सीटों पर दोबारा गिनती हो चुकी है और हर जगह पीटीआई का जीता हुआ उम्मीदवार हार गया और जो असल में जीता हुआ था उसकी जीत का ऐलान हो गया। तो ये इस बात की खुली गवाही है कि बाकी सीटों पर भी जहाँ जहाँ शिकायत है जो हल्के खोले जाएं और 2, 4, 10, 15, 20 नहीं, 100 हल्के खोले जाएं, 15, 20 पंजाब के खोले जाएं, 30, 35 जो हैं पख्तूनख्वा के खोले जाएं। चलो 100 ना सही, 50, 60 हल्के तो खोलने चाहिए। पीटीआई की अपनी हैसियत ज़ाहिर हो जाएगी। तो नाज़रीन, आखिर में ये खुलासा कि जो इमरान डूज जजेज़ हैं जिनकी बारी बज़ाहर नहीं आ रही थी, लेकिन उनकी तमाम हरकत और सकनात और फैसले रिकॉर्ड पर जायज़ा लिए जा रहे हैं। किस तरह उन्होंने आइन को तोड़ा, पाकिस्तान से कमिटमेंट को तोड़ा, जिनकी न मुल्क से वफ़ादारी है न कानून से वफ़ादारी है, और वो इमरान खान के लिए हर किस्म का रौंद खेलने के लिए तैयार रहते हैं। तो उन जजों के बारे में ख़बर ये है कि उन पर भी नज़र रख ली गई है और उनकी बारी आ गई है। आने वाले दिनों में उनके साथ किस नौइयत का मामला होता है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो बात मैं कह सकता हूँ वो ये है कि इनके साथ कुछ ना कुछ होने वाला है। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।